They are absent. They must have thought. When I shared with him, he first time 12 students absent because they thought in their perception. They didn't think कि when madam has done something means madam has thought something good for us. That's why that thought they could not think. जब भी मैडम कुछ करेंगे तो कुछ हमारे अच्छाई के लिए करेंगे, ये सोच और नहीं सोच पाते। वो अपना लेवल में सोच लिए क्यों जाएंगे, समय बर्बाद होगा या कुछ होगा, अदरवाइज 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट टुडे गेटिंग मी। लेकिन ये 12th में जो तुमको बहुत जरूरी है ये वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं पाए, इसीलिए नहीं आए। तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे ताकि बाद में उनको थोड़ा दिखा दूंगी। एक क्लासरूम में आप लोग भी एक बार देखोगे उसको वहाँ प्रोजेक्टर में, उसके बाद you will also get inspiration. So now this floor is for Kumar Satyajit, today's counselor, and he has a good experience, vast experience in counseling, and every day today he is going 1 or 2 colleges and doing this session and giving the students a vision, a platform, a ground to know their ability and the career, matched career. Okay, and this is to be done in every school and colleges twice a session mandatory. So now exam is not there and you are little bit matured. Yes, now we have to go for the. Now something you must have thought also. If not that, then what? That also you should know. So, floor I hand over to Kumar Satyajit. He will continue. Thank you, madam. Everyone. Good morning, sir. Very good. So all are charged fully. Yes, sir. Okay. So before I start, just close your eyes. Honestly. एक गहरी सांस लो, 3 से 4 सेकंड रोको और आराम से छोड़ो। जीत है। By profession I am an air warrior. Do you know what is air warrior? Actually air veteran I can say. Before I was air warrior, Vayu Yodha. Okay. Now I am air veteran. What do you mean veteran? जो किसी भी फील्ड में एक हद तक, मतलब नॉर्मल हद से ज्यादा तक एक्सपीरियंस कर लेता है, लंबा टाइम तक, उसको वेटरन बोला जाता है किसी भी फील्ड में। तो क्योंकि मैं एयरफोर्स में था तो वहां मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल आवरसेल्फ एयर वेटरन। ओके। उसके बाद मैंने 96 में ज्वाइन किया था। 2016 में मैंने एयरफोर्स छोड़ा। उसके बाद जब छोड़ने वाला था तब उससे थोड़े दिन पहले मैंने ओएस का एग्जाम दिया, ओपीएससी। डू यू नो अबाउट ओपीएससी? उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे यूपीएससी होता है सेंट्रल का आईएएस वगैरह कैडर के लिए, ऐसे ओपीएससी एक कैडर है। ओएस वगैरह बनते हैं जो सीनियर बन के कलेक्टर आईएएस कैडर में स्विच हो जाते हैं, थोड़ा सीनियर बनने के बाद आईएएस कैडर में स्विच हो जाते हैं। जो आपके वीडियो हैं, जो आपके तहसीलदार हैं, असिस्टेंट कलेक्टर, सब कलेक्टर, ये सब आइदर आईएएस कैडर से होते हैं नहीं तो ओएस कैडर से ही होते हैं। ओएस से प्रमोट होकर आईएएस में जाके करते हैं। एक्चुअली मैं गवर्नमेंट में फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि करप्शन है तो मैं करप्शन से दूर रहने का मेरे बचपन से एक आइडियोलॉजी था। बाय डिफॉल्ट मैं एक नेशनलिस्ट थिंकिंग वाला टाइप आदमी हूँ। आपके स्कूल के जो नाम है उनसे थोड़ा इंस्पायर्ड। किससे? विवेकानंद, सुभाष बोस, इन लोगों की तरह थोड़ा सोचता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा उस तरह से सोचते हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वो खून में थोड़ा ज्यादा घुल गया, उसका कंसंट्रेशन हो गया। तो मुझे पूछोगे ना यहाँ का अपना उड़ीसा का होम मिनिस्टर कौन है, सच में मैं नहीं बता पाऊंगा। सेंटर का सब बता दूं। मतलब शुरू से ही मैं देश से नीचे नहीं सोच पाता था।
इवन अपना डिस्ट्रिक्ट का कम जानता था और दिल्ली का ज्यादा जानता था, क्योंकि डिस्कशन उसी हिसाब से मेरे घर में होता था। तो जो भी हो व्हाटएवर, तो मुझे भी नहीं बिलीव है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सबको, मैं सिर्फ 3 महीने में ओएस क्लियर कर दिया। पीएचडी जो कर रहे थे, जो करंटली नॉलेज के साथ अटैच थे, सिंक्रोनाइज्ड थे, उनमें से ज्यादातर डिस्क्वालीफाई हो गए प्रीलिम में। मैं स्मूथली लास्ट तक पहुंचा और मुझे कर्म अपना कर दिया मैंने। अब कौन जानना चाहेगा कि 3 महीने में ओएस कैसे क्लियर कर लिया? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? अगर मेरे बात से आपने 50 नहीं 10% बात भी पकड़ लिया, 10 में से एक बात पकड़ लिया, तुमको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी मैं देता हूं अपने ऊपर ट्राई करने के बाद। पहले मुझे एक प्रॉमिस चाहिए, मेरा वक्त जो आपके साथ वक्त के साथ अभी अटैच्ड है, सिंक्रोनाइज्ड है, दोनों के वक्त का कदर करोगे और उसमें से इस्तेमाल कर पाए तो सारा कर लेना बात, नहीं तो कुछ बात को पकड़ लेना। मैं भुवनेश्वर का एक कॉलेज का एडमिन अफसर भी हूं। जिसने मेरे बात पकड़ा है, ये पर्टिकुलरली जो 2022 में बैच मेरे कॉलेज से पास आउट हो रहा है, उस बैच को मैंने शुरू से ग्रूम किया है। जैसे सेशंस में ले रहा हूं, उनका शुरू से ही मैंने सेशंस लिया है, इंडक्शन में ही। और जो बच्चे मेरा कुछ बात पकड़ लिए थे, वो आज इतना एक्साइटेड है, सक्सेस उनका कदम चूम रहा है। 6th सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, पॉकेट में 2-3 नौकरी ऑलरेडी है। दुनिया में लोग बोल रहे हैं इंडिया में बेरोजगारी है, मुद्दा है, इलेक्शन का मुद्दा है, ये वो है। मेरे यहाँ पेरेंट्स का वो मुद्दा नहीं है। पेरेंट्स का मुद्दा है सर 3 कंपनी मिला है, कौन सा बेहतर होगा? टीसीएस मिला है, विप्रो मिला है, कैप्जेमिनी मिला है, या डेलोइट मिला है, या दूसरा बहुत सारे कंपनीज है मिला है। सर किसका लाइफ ज्यादा बेहतर है, किसमें मेरा बच्चा ज्यादा जल्दी ग्रूम करेगा या ज्यादा जल्दी डेवलप करेगा? मेरे कॉलेज का पेरेंट्स का प्रॉब्लम ही दूसरा है और देश का प्रॉब्लम दूसरा है। जिसने पकड़ा वो मेरा तुरंत पहुंचते खुश होकर दौड़ के आता है, जैसे मेरा खुद का बच्चा है। सर 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 कर लिया सर, कर लिया सर। क्या कर लिया सर? 2 कंपनी बजा हो गया। और जो थोड़ा मिस किया है, मिसफायर हुआ है जिसका, वो छुपेगा पीछे की, वो पानी पीने के बहाने उधर से जाके उधर से आएगा। ये चीज है, बाद में रियलाइज मत करना जब उसके पास तो ऑप्शंस था, बट आप लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है फिलहाल। 12 के एग्जाम बार-बार थोड़ी होते हैं, प्लेसमेंट 25 कंपनी आएंगे, बट 12 के एग्जाम थोड़ी 25 बार होंगे। गॉट इट? तो ऐसा था मेरा स्टोरी, उसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा, फिर आपको कुछ टिप्स दूंगा, फिर करियर के बारे में कुछ बताऊंगा, आगे क्या क्या हो सकता है। तो वन फाइन मॉर्निंग मेरे को एक जूनियर सामने मिला, वो कुछ बुक्स पढ़ रहा था। मैं बोला भाई क्या पढ़ रहा है? बोला सर एक्चुअली क्या है कि मेरा ओएस का फाइनल फेज है, फाइनल राउंड है पर्सनालिटी टेस्ट, तो उसके लिए थोड़ा बुक्स पलट रहा था, कुछ आइडियाज ले रहा था। मैं बोला कैसे, तुम तो यहाँ हो, कैसे फिर? बोला नहीं वो एक्चुअली मैं वाइफ को फोन में पढ़ा रहा था, वो टीचर है उड़ीसा में, उड़ीसा का ही बंदा है वो, तो वो ओएस के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं उसको फोन में पढ़ाता था। तो एक दिन मेरे वाइफ ने बोली मेरे को कि आप मेरे को पढ़ा रहे हो, आप खुद क्यों नहीं ओएस में बैठ रहे हो? आपका अभी तो एयरफोर्स का नौकरी पेंशन लायक हो गया, आप उसको छोड़ के ओएस बन के आ जाओ इधर। तो मैं सोचा हाँ ठीक है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ तो खुद भी बैठ सकता हूँ। तो हम दोनों बैठ गए और दोनों होते होते फाइनल राउंड तक दोनों पहुंच गए। तो ऐसा बात सुना, बोला बढ़िया है, एक्साइटिंग स्टोरी है, जिसने सोचा नहीं था सडनली सोचा और क्रैक कर गया। फिर उसने बोला सर आप क्यों नहीं देते? मैं बोला यार करप्शन की वजह से मैं स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करूंगा, करप्शन मेरे से 1 पैसे की होगा नहीं और कहीं जंग छिड़ जाएगा, लोग पैसा खिलाने की कोशिश करेंगे, नेता सब होते हैं तो जबरदस्ती करेंगे, मेरे से कुछ करेंगे, या तो पैसा खाओ या तो हमको गलत काम करके दो, वो मुझसे नहीं होगा, मारपीट हो जाएगा। तो बोला सर छोड़ो, हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग होते हैं, आप अपने हिसाब से चलना, देखना जो भी है, आप जैसे लोगों का हो जाता है वो। तो ये क्या बात हुआ, ये सेंटेंस कुछ मेरे को हजम नहीं हुआ। आप जैसे लोगों का हो जाता है, सर आप फॉर्म भरो, आज कल लास्ट डेट है।
मैंने भर दिया 2015 में, फॉर्म भर दिया। फिर मैं उस समय कलाईकुंडा में पोस्टिंग था। कलाईकुंडा पता है? खड़गपुर कलाईकुंडा। तो फिर मैंने बस से बुक्स मंगाए, मतलब घर से भेज दिया बुक्स, क्योंकि वहां तो ओपीएससी के सिलेबस के हिसाब से बुक्स नहीं था, मुझे पता भी नहीं था सिलेबस क्या है। तो सारे बुक्स मंगाए, फिर सिलेबस स्टडी किया, 15 दिन सिलेबस क्या क्या पढ़ूंगा क्या छोड़ूंगा बोल के ये किया। फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 2 महीने के बाद प्रीलिम हुआ। बट एक चीज था, मैंने बोला जब मैं उधर नौकरी कर रहा हूँ फुल टाइम, इधर फुल टाइम पढ़ाई कर रहा हूँ, रात को 2 बजे तक पढ़ता था, फिर भी नींद नहीं आता था। अब्दुल कलाम का वो बात याद है, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने ना देते। यार वो सच है, मैंने रियलाइज किया। नींद नहीं आ रहा था। सुबह 6 बजे उठ के मुझे जाना है ऑफिस, मतलब 6 बजे उठूंगा तो 7 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, और मुझे 2-2:30 बजे तक नींद नहीं आता था। उम्र सोचो, उस समय मैं 38 का था। 38 में ऐसा 17-18 साल तक ऐसा कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं किया था मैं। ऐसे नॉलेज बढ़ाता था, मैगजीन्स पढ़ता था, कुछ बुक्स पढ़ता था, बट सीरियस पढ़ाई नहीं होता था उस समय। उस एज में भी मैंने टेकअप किया, और ऐसा हुआ कि मैं 2 बजे तक नींद नहीं आ रहा, 3 बजे तक नींद नहीं आ रहा, जबरदस्ती सोना पड़ रहा है कि हाँ 3 घंटे सो लेता हूँ। फिर 7 दिन में एक बार मुझे एक अच्छा नींद की जरूरत पड़ता। तो ऐसे करके 2 महीना पढ़ा, और मक्खन की तरह बिल्कुल क्लियर हो गया प्रीलिम्स। फिर मैं वहां आया, स्टेट गवर्नमेंट है, पास्ट रिकॉर्ड है, प्रीलिम होने के साल भर बाद 6 महीने बाद मेंस होता है, तो आराम से पढ़ेंगे। सडनली नोटिस आया 2 महीने में अगेन मेंस है, मतलब ये क्लियर होने के बाद 2 महीने में मेंस है, नोटिस आ गया। बोला अब फंस गया। तब और पागल की तरह पढ़ा, फिर 2 महीना और पढ़ा, और उस समय मेरा एक डिफिकल्टी हुआ, क्योंकि मैं कम टाइम में बहुत पढ़ लिया, मेरे माइंड में जाम हो गया। ये जाम कैसे होता है तुम बोलोगे? मुझे मेंस में ज्यादातर क्वेश्चंस, शुरू के 2 पेपर सोशियोलॉजी के थे, सोशियोलॉजी कंसेप्ट, बहुत सारे सब कुछ आ रहा था, बट मैं अपने आप को हिसाब नहीं कर पाया। मतलब 5 मार्क को कितना लिखूं, 10 मार्क वाले को कितना लिखूं, 20 मार्क वाले को कितना लिखूं। मेरे को आ रहा था तो मैं लिखता जा रहा था, कितना शॉर्ट बनाऊं। प्रैक्टिस की कमी की वजह से मैं हिसाब किताब नहीं कर पाया किसको कितना लिखूं। और 300 मार्क का पेपर, एक पेपर 300 मार्क का, 9 पेपर, 9 तो टोटल 11 पेपर, कुछ हिसाब नहीं बैठ रहा था। फिर 2 पेपर के बाद मुझे लगा कि मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा भर गया है और प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, मैं हिसाब नहीं लगा पा रहा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, मैं बता रहा हूँ। ये कोई मैं हवा में नहीं बात बोल रहा हूँ, कि कोई बुक से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं किसी भी इंफॉर्मेशन को सेटल डाउन होने के लिए टाइम चाहिए। मैं एग्जाम से पहले ही पढ़ता था, जस्ट पहले, वो बंद कर दिया। वो बंद करने के बाद मेरा प्रॉपर हुआ। फिर मैं 300 से 300 का आंसर दिया, और सब कुछ गया। और जो लास्ट पेपर था, मैनेजमेंट का पेपर, मैंने जोश जोश में ले लिया था, क्योंकि मैंने एमबीए किया हुआ है। वो पेपर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बट इतना पता था मुझे, एमबीए कोई कोर्स एक्चुअल में नहीं है। एमबीए आपके दादी भी करती थी बिना पढ़े, आपकी मम्मी भी करती है, हो सकता है नानी भी करती होगी। पुराने लोग सारे मैनेजमेंट करते थे बड़े बड़े फैमिली, दैट इज ओनली द एमबीए। उसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखा गया है। मैं जब एमबीए का पढ़ाई कर रहा था, वो भी पार्ट टाइम किया था, मुझे लगा ये कोर्स ही नहीं है, तो नॉर्मल बात बोल रहा है, बस बीच बीच में किसी का थ्योरी जोड़ दिया, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, बस दैट्स ऑल। बाकी क्या स्टडी है? ये ढंग का कोई पढ़ाई ही नहीं है। अगर जिसने लाइफ को अच्छी तरह देखा है, मोबाइल से बाहर उभर के देखा है, उसके लिए एमबीए कोई पढ़ाई ही नहीं। आपको लगेगा ये ऐसे ही फोकट का है पढ़ाई। रियल में बता रहा हूं, मैंने सिर्फ सेमेस्टर से पहले 15 दिन पढ़ता था, और मेरा ओवरऑल परसेंटेज 72% है एमबीए में। नो चीटिंग, नॉट एट ऑल चीटिंग। अपने प्रति ऑनेस्ट रहो, दैट्स ऑल। लाइफ अपने आप तुम्हारा कदम चुनेगी। ऑनेस्टी एक ऐसा चीज है, ये सब कुछ है लाइफ का।
ऑनेस्टी बोलते ही ना हम सोचते हैं कि घूस ना लेना। ऑनेस्टी बोलने से क्या दिमाग में आता है तुम्हारे? यही है, घूस फूस की बात आ जाता है तुरंत दिमाग में। अरे वो बंदा, वो ऑफिसर ऑनेस्ट है, मतलब क्या है? तो ऑनेस्टी एक्चुअल में लाइफ का 100% चीजों को कंट्रोल करता है। आप अपने लाइफ में कितना ऑनेस्ट है। अगर आप 100% ऑनेस्ट है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे बट सक्सेस पैरेलली चलेगा। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप चाहते हो अगले 3 साल मैं मजा करूं और अगले 40 साल मैं लाइफ के साथ जूझता रहूं, ऐसा कोई चाहेगा? या ऐसा चाहेगा नेक्स्ट 3-4 साल मैं अपने साथ ऑनेस्टी मेंटेन करूं और नेक्स्ट 40 साल लाइफ का मैं एंजॉय करूं? 40 साल एंजॉय करोगे मतलब मरते दम तक एंजॉय करोगे। मींस मैं वर्किंग स्टेज की बात कर रहा हूं। 60 तक लोग जनरली काम करते हैं, एक ऑफिशियल, ये उस हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं बस यही चीज अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, कॉलेज के 2-3 साल सिंसियर हो जाओ, लाइफ पूरा फुल स्पेक्ट्रम में एंजॉय करो। दोनों हाथ सक्सेस आएगा, आप बटोर नहीं पाओगे। नहीं तो एक बार कॉलेज से उतर गए विदाउट सिंसियरिटी, विदाउट सक्सेस, विदाउट एनीथिंग, लाइफ के पीछे भागते रहोगे, लाइफ आगे आगे भागता रहेगा, सक्सेस तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं दिल्ली जाना चाहता हूं और मैं चेन्नई की तरफ चलना शुरू किया तो मैं दिल्ली पहुंचूंगा क्या लाइफ टाइम में? तो मेन चीज है, क्या चीज है मेन? ऑनेस्टी, ईमानदार, सेल्फ डिसिप्लिन। ये थोड़ा मिनिमम चीज है जो अपने प्रति आप मेंटेन करो। पढ़ाई माँ बाप के लिए मत करो। कितने लोग माँ बाप के लिए पढ़ाई करते हो? भेज दिया पढ़ाई के लिए, पढ़ रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। कितने लोगों का सोच ऐसा है? एक्चुअली माँ बाप का जो आपके प्रति जो भी आप करते हैं उसमें एक ही सेल्फिशनेस है। वो क्या जानते हो? वो सिर्फ अपने लास्ट, जब उनका लाइफ का स्पैन होगा ना, लास्ट वक्त, वो सिर्फ सुकून से मरना चाहते हैं कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल है, शांति से जीवन यापन कर रहा है और मैं सुकून से मर सकता हूँ। बस यही सेल्फिशनेस की वजह से वो तुमको पुश करते हैं, बकर बकर होते हैं, तुमको बार बार बोलते हैं पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो करो, सिंसियर हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। जो तुमको इरिटेट करता है इस स्टेज में, ज्यादातर बच्चों को करता है इस स्टेज में, उनको लगता है मैं 17-18 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, मेरे पेरेंट्स से मैं बेहतर जानता हूँ, मोबाइल को बेहतर ढंग से ऑपरेट कर सकता हूँ, गूगल को बेहतर ढंग से पूछ सकता हूँ सवाल, तो पेरेंट्स अब मेरे लिए नहीं है, मैं उनसे ऊपर चला गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये दिमाग से पूछ दो, 5-7 साल में समझ में आएगा आपको ऑटोमेटिकली, या 10 साल में समझ में आएगा। वो अभी से बोल रहा हूँ, समझ लो। समझ नहीं आ रहा तो दिमाग में गांठ मान लो, ये सच है बोल के। भले ही समझ में ना आ रहा, रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, बट इसको a+b का होल स्क्वायर की तरह दिमाग में डाल दो। भले ही वो क्यों हुआ समझ में ना आए, बट डाल दो, ये फॉर्मूला है। आप भी यही करोगे अपने बच्चों के साथ। आपके बच्चे भी इस स्टेज में आपको नहीं समझेंगे, जब समझेंगे तब गिल्ट ना हो। मैं आपको अपने गिल्ट से बचा रहा हूं। ये गिल्ट बहुत जल्दी आपके खा लेता है आपको, आपके सक्सेस स्टोरी को। सबके साथ होता है, तो थोड़ा संभल जाओ, ठीक है? तो मैं पढ़ाई कर रहा था, 2-3 बजे तक पढ़ाई कर रहा था, फिर हफ्ते में एक बार सोता था। इस तरह से मैंने पढ़ाई किया। बस दिमाग में एक था, मेहनत कर रहा हूं तो पूरा कर लेता हूं। गिल्ट से बचना है मुझे, अपने गिल्ट से बचना है। मुझे जवाब किसी को नहीं देना है। मैं लाइफ में जो करना था कर चुका हूं। पेरेंट्स को जवाब नहीं देना। पेरेंट्स मेरा सुकून से रह सकते हैं, अब पेंशन मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक दिमाग में आ गया, पेरेंट्स बोलते थे, मेरे फादर बोलते थे ये यहाँ कलेक्टर बैठता है। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था मैं सिविल सर्विस ये करूं। मैं जब बहुत छोटा था,
तब कलेक्टर ऑफिस के सामने जाते ही बोलते थे ये कलेक्टर ऑफिस है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था मैं सिविल सर्विस में जाऊं। तो बस उस सपने के पीछे भागा, अपने गिल्ड से बचने का पीछे भागा, और ये सारा कहानी मुझे ओएस क्रैक करने में मदद किया। बस मैं एक टारगेट बनाया, उसके पीछे 100% दिया, दैट्स ऑल। अब मुझे कोई गिल्ट नहीं है उस हाई कोर्ट का क्या फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, आई लिस्ट बॉदर अबाउट इट। मुझे अब गिल्ट नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनालिटी टेस्ट दे के आ गया, मैंने कर्म कर लिया, जो कुछ अपने तरीके से किया, बेस्ट करने की कोशिश किया। जो पीएचडी करने वाले 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, वो जिस प्रीलिम को क्लियर नहीं कर पाए, मैं 3 महीने में क्लियर करके दिखाया। भगवान का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, कुछ मेरा मेहनत, दैट्स ऑल। इस चीज से बचने की कोशिश करो। गिल्ट कैसे बचोगे? सेल्फ डिसिप्लिन और अपने प्रति ईमानदारी, यही 2 चीज है। पढ़ाई इस हिसाब से मत करो, माँ बाप को संतुष्टि करना है। माँ बाप जब तुमको बोलने लग जाए, तुम्हारे टीचर बोलने लग जाए बेटा सो जा या बच्ची सो जा, तबीयत खराब हो जाएगा, कल सुबह उठ के पढ़ लेना, ये जब होने लग जाए ऑटोमेटिकली, शो ऑफ में नहीं, तब समझ लेना तुम सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आप जब पूछने लग जाए ना, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे वो भी समझ जाते हैं, भले ही तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कम पढ़े लिखे हो, कम इंग्लिश बोलते हैं, समझ जाते हैं तुम कितना सिंसियर हो। सिंसियरिटी दिखता है कर्म में, वो भाप जाते हैं। भले ही तुम उनका अंडर एस्टिमेट करते होगे, कोई अगर करता होगा, आई थिंक नहीं करना चाहिए, फिर भी कोई करता होगा तो मत करना। गॉट इट? ओके, व्हाट्स योर नेम? ऑफिशियल नेम? Aliva Sao. Okay. I am asking one question. Sit down. What is the official name of our country? What is the official name? Aliva Sao is official name, certificate name, school name. What is the official name of our country? India. India is correct like Aliva. Not Aliva Sao. हमारे देश का 2 ऑफिशियल नाम है, क्या? इंडिया एंड भारत। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पता है? तो ये जनरल नॉलेज की बात आउट ऑफ ट्रैक मैंने बोल दिया तुमको, ठीक है, जो डिस्कशन का हिस्सा नहीं था, ठीक है? क्यों बोला? क्योंकि माइंड को ना अगर अलर्ट रखना है, आप रोज अगर पहला शू लेफ्ट की बकल बांधते हो ना, तो अगले दिन राइट का बांधना पहले। थोड़ा सा चेंज ना लाइफ को, माइंड को जल्दी अलर्ट रखता है। सडनली एक रिदम में चलूं तो माइंड की ग्रास्पिंग पावर कम हो जाता है, इसीलिए आप बहुत पढ़ने के बाद कम मेमोरी आता है, तुम कम याद रहता है, इसीलिए क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली लंबा टाइम तक पढ़ते हो, कॉन्स्टेंटली बैठते हो, शाम को 6 बजे 9 बजे तक पढ़ते हो, राइट? ऐसा ही होता है। ये सबसे बड़ा कारण है आपका बुक खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको उसमें से हार्डली 10-20% याद रहता है। फिर अगले दिन या हफ्ते भर बाद सेम चैप्टर से मैं पूछूंगा, तो फिर आपको उसमें से ओनली 10-20% याद रहता है, फिर रिवीजन करना पड़ता है। इसका कारण ये है कि हम जब लंबा टाइम तक पढ़ते हैं, हमारा जो कंसंट्रेशन इस तरह से होता है, पहले 15 मिनट ठीक ठाक रहता है, लास्ट में खाने का टाइम हो गया बोल के ठीक टाइम आप अलर्ट हो जाते हो। एक दूसरा एंटिटी आपको अलर्ट करता है, खाने का टाइम हो गया, अभी मम्मी बुलाएगी, हॉस्टल से खाना जो भी है व्हाटएवर, तब उस लास्ट 15 मिनट और फर्स्ट 15 मिनट पढ़ना है बोल के 15 मिनट और खाना है बोल के 15 मिनट तुमको ठीक ठाक थोड़ा याद रखता है, वही 20% तुमको याद रहता है, बाकी 80% खा लेते हो, फिर अगले दिन पढ़ते हो। अगर हर बार आप यहाँ से पढ़ोगे तो पता चला कि एग्जाम में खराब हुआ, किस लिए? क्योंकि हर बार आपने यही बेस्ट पार्ट को याद रखा और इसको हर बार आपने मिस किया रिवीजन के बावजूद। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
साइंटिफिक थ्योरी बोल रहे हैं। इसीलिए पहला टिप्स, किन किन का ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम मैक्सिमम का है, डाउन, जरूरत नहीं हाथ उठाने की, मुझे पता है मेरे साथ भी, ठीक है। और इसको मैंने क्रैक किया इसी ओएस एग्जाम के दौरान ही, मैंने इस ट्रिक को चेंज किया, तो अभी 3 महीने में कर पाया, नहीं तो बैठ के रिवीजन ही करता रह जाता जिंदगी भर। 3 महीने में तो लोग रिवीजन करते हैं, उसमें तो मैंने पढ़ाई करके एग्जाम दिया था। इसको ब्रेक करो 15 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट, उससे क्या होगा, ये जो लैप्सेस है कम हो जाएगा। ये लैप्सेस कम होगा, फिर भी ये लैप्सेस कम हो जाएगा। होगा क्या, जब आप पढ़ाई खत्म करोगे उस पर्टिकुलर चैप्टर का, या 2-3 पेज 5 पेज जो भी पढ़ रहे हो, उस दौरान आपका इंटेक ज्यादा हो जाएगा, और जो एग्जस्ट निकल रहा है फालतू याद नहीं रह रहा, वो कम हो जाएगा। जो 20% याद रहता था वो 60% याद रहने लग जाएगा। सडनली आप फील करोगे, यार लगता है मम्मी ने कल बादाम वाला दूध दिया था, लगता है काम कर गया। ऐसा फील होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं तुमको। ये लैप्सेस कम होगा, सडनली दूध वाला असर हो। तो मैंने ये अपने बेटी के ऊपर भी अप्लाई किया। तो मैंने क्या किया, उसका पूरा चैप्टर को मैं 15 मिनट में समझाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कंसंट्रेशन पावर लो रहता है। और एग्जाम से एक दिन पहले मैं बोलूंगा पहले आ जाओ पढ़ने के लिए, गारंटी है 90%। वो नहीं आई, कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती। लास्ट डे, पापा ये थोड़ा समझ नहीं आया, ये बिल्कुल मेरे दिमाग में घुसा ही नहीं है चैप्टर, एग्जाम के लास्ट दिन, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा देख लूंगा, अपने दिमाग में 15 मिनट का एक सेशन बनाऊंगा, फटाफट ये सब काम 5-10 मिनट में हो जाएगा। 15 मिनट का सेशन, मेरे घर में भी एक बोर्ड है, 15 मिनट का सेशन मैं उसको बोर्ड पे ले लूंगा, और उसका उस 15 मिनट के दौरान ग्रास्पिंग पावर 90% से एबव रहता है। वो चैप्टर उसका डन हो गया। ये मैं मैंने टाइम्स किया हूं, मतलब एक बार नहीं किया हूं, 4-6 बार किया हूं, हर बार यही हुआ है। उस 15 मिनट का ग्रास्पिंग पावर उसका 90% रहता है। उस चैप्टर में जो क्वेश्चन आया वो अटेंड करके आई, अच्छा मार्क उस चैप्टर के क्वेश्चन में उसको मिला आंसर। तो मेरा थ्योरी मैंने अपने तरफ से प्रूव करके आप लोगों को बता रहा हूं, अपने ऊपर, अपने बेटी के ऊपर। दैट मींस आपके ऊपर भी प्रूव हो सकता है। गॉट इट? पहला ये करना। दूसरा, आप पढ़ते जाते हो, नोट बनाते जाते हो, वहीं से लिख के, वहीं से बुक से दिख के मेन पॉइंट्स नोट बनाते हो, या पड़ोसी का बुक ले आते हो, उसका फिर नोट बनाते हो, अगले दिन सबमिट करते हो, सर को देना है। गलत फंडा है। 60% से ऊपर ज्यादा मार्क रखने में बहुत तकलीफ होगा। 20% रीडिंग, 80% उसको रिमाइंड करो, बुक बंद करके, बुक ओपन नहीं। 15 मिनट 20 मिनट पढ़ा, एक चैप्टर 2 पेज जो भी है, एक पार्ट पढ़ा, बंद करो बुक, उसको याद करो, अपने आप से सवाल पूछो, अपने आप से बात करना शुरू करो, क्योंकि आप से ज्यादा खुद के बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं है। आप अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है? तो अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करो, बेटा बता ये फॉर्मूला क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अपने आप से पूछो। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। नहीं बोल पाओगे, क्या प्रॉब्लम है? बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो, शर्माने की क्या बात है? कोई नहीं सुन रहा। गॉट इट? इसको भी जरूर वाले लिस्ट में रखना अपना। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पढ़ लिया, उसके बाद बंद कर लेना, थोड़ा बाथरूम होना, पानी पी लेना, थोड़ा स्ट्रेच फेच कर लेना, कुछ कर लेना, नहीं तो थोड़ा लंबी सांस 2-4 बार लेके प्राणायाम कर लेना, फिर दोबारा ब्रेक के बाद बैठ जाना। खुद वेट मत करना किसी को, ठीक है?
फिर याद करने की कोशिश करना। जहां अटकोगे वहां बुक को रेफर करना, तब तक बुक को रेफर नहीं करना, नहीं तो 25 बार रिवीजन करते रह जाओगे, फिर एग्जाम में जो आना था वही आएगा, क्योंकि तुम उस लूप में फंस जाओगे। वो जो कहानी शुरू से पढ़ोगे, तुमको ये वाला पोर्शन जो याद है उसको बार बार पढ़ोगे, उसी वहीं अटकोगे, नीचे थोड़ा ही जाओगे, फिर सेम कहानी। उस लूप में मत फंसना, ठीक है। तो ये आप जरूर करना, 20% पढ़ना, बाकी 80% उसको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। दूसरा तो खत्म हो गया। पहले ये लूप वाला कहानी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 20 और 80% वाला कहानी हो गया। नेक्स्ट क्या करना, आप चाह रहे हो कि कोई सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा चाह रहे हो कि ये बेस्ट, मतलब इससे 30-40% क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर 10 पेज से 15 पेज से, इसको थोड़ा मास्टरी चाहते हो, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा है, तो एक काम करना, थोड़ा पढ़ लेना, ये सब कहानी कर लेना। उसके बाद कॉन्फिडेंस फिर भी लो हो रहा है, अप टू डेट नहीं हो रहा है, आपका टारगेट हाई है, आप उस हाई तक और भी 10-15% नहीं पहुंच पा रहे हो, तो एक किसी बकरे को पकड़ लेना, अपना भाई हो, फ्रेंड हो, जिसका वो सब्जेक्ट कम हो रहा है, उसको पकड़ लेना। बेटा आजा इधर बैठ, मैं तेरे को समझाता हूं। समझाना, तुम्हें ही आधा पता है, तुम्हें 30% पता है, फिर भी समझाना। देखना उस 30% समझना और जो तुम आधा घंटे का उसको पढ़ा रहे हो, उस बीच वो 30% 60% ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्यों? जब तुम पढ़ाते हो तुम्हारा माइंड नॉर्मल से दुगुना तेजी से चलने लगता है, डाटा बहुत तेजी से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जो डाटा तुम नॉर्मल में सोच नहीं पाते हो, है दिमाग में, सोच नहीं पाते हो, वो डाटा एक्सट्रैक्ट होना शुरू होता है। और देखना उस आधा घंटे के सेशन के बाद जो 30% तुम्हारा था रिटेंशन, वो 60% हो जाएगा, गारंटी है। अगेन मैं बोलता हूं, गारंटी है। और ये जो तुम पढ़ाए, ये जिंदगी भर के लिए लॉक हो गया, ये तुम्हारे दिमाग में जिंदगी भर के लिए लॉक हो गया है, गारंटी है। क्योंकि उस समय माइंड तुम्हारा फुल दम में काम कर रहा है। जनरली क्या होता है पता है, ये भी मैक्सिमम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि एग्जाम से निकलने के बाद आपका मेमोरी में जो डाटा था, जो पढ़ के गए थे रट्टा मार के, उससे 80% इवापोरेट हो जाता है तुरंत एग्जाम हॉल से निकलते ही। 3 दिन बाद पूछो, उसको नहीं बोल पाओगे। कितने के साथ होता है? पूरा दर्द पे हाथ लगा रहा हूं ना, है? इसका कारण यही है, तुम उस सब्जेक्ट में मास्टरी तक नहीं पहुंचे हो। इवन जो मैं बोलता है ना ईमानदारी, उस ईमानदारी के हद तक भी नहीं पहुंचे हो। अपने प्रति जो ईमानदारी की बात मैंने बोला, मास्टरी तो उसका ऊपर वाला लेवल है, ठीक है। तो अपने साथ ईमानदारी करो। ये जो 3 फॉर्मूला मैंने बताया, उसके बाद दूसरे को पढ़ाने वाला, चाहे छोटा भाई को पढ़ाओ, चाहे अपने कोई पालतू कुत्ता भी है ना, उसको बैठा के पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट समझो कि सामने वाले को मैं समझाना है, इसको कुछ नहीं पता, इसको समझाना है, ठीक है भाई? सुन, आराम से बैठ, ठीक है? भाई तुम्हें टीचर वाले रोल में आना है, उसको स्टूडेंट वाले रोल में आना ये जरूरी नहीं है। वो आ गया तो सीख लेगा। जैसे तुम्हारा फ्रेंड है, वो अगर स्टूडेंट वाले रोल में आ गया, उसका वो सब्जेक्ट कम हो रहा है, थोड़ा सा उसकी समझदारी कम है, या छुट्टी गया था, वो पर्टिकुलर पेपर में नहीं था वो क्लास में, वो रिटेन कर लेगा। बट जरूरी नहीं उसका स्टूडेंट बन के रिएक्शन देना, बट तुम्हें टीचर बन के रिएक्शन देना है, ये जरूरी है। इस चीज को याद रखो, उसके रोल को याद मत रखो। तुम्हें अपना सिंसियरिटी याद रखना है, उसके सिंसियरिटी को क्वेश्चन मत करो। तो अब मैं तो बोला ना, अपने छोटे भाई को पढ़ाओ, अगर जो घर में रहते हैं अपने मदर को बुला के ही पढ़ा लो। मदर खाली बैठे हैं, मम्मी आ जाओ, मैं आपको एक समझाता हूं। मैं बोलता हूं अपने कॉलेज में जो बच्चे हिंदी नहीं बोल, सॉरी इंग्लिश नहीं बोल पाते ना, नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, बिल्कुल गांव के
स्कूल कॉलेज से आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश जो है ना वो क्लासरूम में नहीं सीख सकते, उतना ट्रिक सीख सकते हैं, यूज में नहीं ला सकते। कहाँ यूज करोगे? अब तुम सोचोगे कि मेरे साथ बोलोगे थोड़ा सा हड़बड़ी होगा, क्योंकि सोचोगे कि सर तो पकड़ लेंगे मेरा गलती, कहीं ई जार के बीच का गलती पकड़ लेंगे, कहीं कुछ और पकड़ लेंगे। तो आप एक काम करना, मॉल में जाना, मॉल में जो दिखाने वाले होते हैं ना वो ये में कपड़े वगैरह, सर बोलिए क्या चाहिए आपको, समथिंग लाइक, तो वो सब 5000 वाले होते हैं, वो सब +2 क्लास 10 वाले होते हैं, आसपास के बस्ती से बच्चे होते हैं या फिर कुछ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वैसे ही बच्चे कुछ पार्ट टाइम करते हैं, बट उनका नॉलेज लेवल थोड़ा लो होता है और वो रिएक्शन लायक भी नहीं होते। तो वहां जाके बोलना, एक्सक्यूज मी प्लीज शो मी समथिंग लाइक जींस और समथिंग लाइक दिस हियर, डू यू हैव समथिंग, तो बोलते रहना। ये बोलना प्रैक्टिस तुमको इंग्लिश सिखा देगा, बेस्ट तरीका है ना। जो पकड़ लेगा वहां तुमको डर लगेगा, टीचर के सामने डर लगेगा। अब कोई बाहर से प्रोफेसर आया है, कोई मैं काउंसलिंग, जैसे मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ यहाँ समथिंग कुछ बोल रहा हूँ, ऐसे मैं कॉलेज में हर हफ्ते बुलाता हूँ, हर सैटरडे को बुलाता हूँ, बाहर से बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को बुलाता हूँ, बड़े बड़े कंपनी के। तो उनके सामने इंग्लिश बोलने में हो सकता है आपको तकलीफ हो, बट नेक्स्ट 2 साल आप हर संडे मॉल में जाओ, वहां जाके फेंको इंग्लिश, बोल पकड़े, गॉट इट। तो ऐसे ऐसे करके हमारे बच्चे सीख जाते हैं। मालकानागिरी से, उधर से और भी अंदर से आते हैं बच्चे, जिसके घर में इंटरनेट भी नहीं पकड़ता, वो बाद में स्टेज पर खड़े होकर जो इंग्लिश बोलते हैं ना, मन खुश हो जाता है। सच बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल स्कूल से आए हुए बच्चे जब इंग्लिश बोलते हैं ना, नो इंग्लिश मीडियम स्कूल, तब मन खुश हो जाता है, यार किसी ने मेरा बात को पकड़ लिया। और कोई, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स वाला बात बताया ना, वो और कोई मुझसे मतलब मुझे तुमसे उम्मीद नहीं है, बस कोई सुन ले, कोई बेहतर कर ले, भगवान देख रहा है ना। नेशनलिस्ट ओके। अच्छा, और एक सवाल पूछना, तुमने आसपास घर में, मोहल्ले में, जीके में मंथली कितने सैलरी वाला बंदे को सुना है? मंथली या ईयरली भी है तो बोलो, सुना हो, बोलो बोलो बोलो। मंथली 1 लाख और सुना होगा, ये तो करोड़, कितना? मंथली 1 करोड़ है, 1.5 भी सुना है। वाह, ताली मारो यार इसके लिए, बड़े आदमी के साथ दोस्ती बैठ के। तुमने लाख का सुना है, उसने 1.5 करोड़ का सुना है, बड़े आदमियों के साथ है इनका। कल से डरना। ओके, और कुछ उससे ज्यादा? मैं एक बंदे को जानता हूँ, मुझे नहीं जानता, उसका सैलरी है 6 करोड़। यार यही आईआईटी खड़गपुर में पढ़ा है उसने। सुंदर पिचाई। हाँ, कौन है? सुंदर पिचाई। वो कौन है? सीईओ। वेरी गुड। कितना? 6 करोड़ यार। एक दिन आएगा, बोले ये पूरा एरिया मेरे को आज इस मंथ के सैलरी में, आप एक दिन के सैलरी में दे दो। बोलेगा ये बारीपदा जो है ना, 2-3 महीने के सैलरी में खरीद लूंगा। ऐसा नहीं है? 176 करोड़ पर मंथ यार, सोचने में यार पूरा मोहल्ले का इनकम नहीं है पूरा साल का। ऐसा नहीं है यार, सोचने में लगता है यार गलत बोल रहा होगा, लाख में होगा यार कुछ और होगा यार, गलत बोल रहे हो तुम यार। 6 करोड़ पर डे यार, गलत बात है, ऐसा नहीं होना। अच्छा, ब्रॉडली हम अपने इकोनॉमी को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं?
फॉर एग्जांपल वन सेक्टर वाइज वन सेक्टर इज एग्रीकल्चर। और कुछ किसी को आइडिया? सुना तो सबने होगा, अब मैं बोलूंगा हाँ, थोड़ा दिमाग दौड़ा। और कोई? गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं लोग। और कुछ? इंडस्ट्री, ओके हाँ। और ओके मैं बता देता हूँ, ब्रॉडली हम 3 पार्ट में करते हैं। जैसे इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन सेक्टर जो है, और तीसरा है सर्विसेज। ठीक है, ये 3 सेक्टर वर्ल्ड वाइड सबके इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। 1950 में हमारा कुछ रेशियो इस तरह से था, एग्री से हमारा जीडीपी का 52%, इससे लेस देन 20% और इससे अराउंड लेस देन 30%, 29 समथिंग, इसमें 17-18 समथिंग कुछ ऐसे खाता था। ठीक है, इसी प्रोपोर्शन में था, मतलब 50-20-30 बोल सकते हो। एज ऑफ नाउ ये बदल गया है, अब ये हो गया है, ये 17%, ये 29%, ये शायद 17 था उस समय, और ये हो गया है 52 या 53% समथिंग लाइक कुछ हो गया। सर्विसेज बढ़ गया। ये सर्विसेज कौन है? इसका मतलब कि एग्रीकल्चर का इनकम कम हो गया? नहीं, ये जो 2 था वो 200 हो गया। एग्रीकल्चर था कुछ 50 था, वो 55 पहुंचा के सकते, बट ये जो 2 था सडनली 200 हो गया। वो कम नहीं हुआ, ये ज्यादा बढ़ गया, इसलिए वो बड़ा दिखने लगा। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है कछुए की तरह। ठीक है, ये सर्विसेज कौन सा सेक्टर होता है? सॉरी यार, चारों तरफ तुम्हारा दुकानदारी सब सर्विसेज का है, जहां नजर डालोगे, स्कूल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, और क्या, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, एयरलाइंस सर्विसेज, और सब कुछ सर्विसेज है। इंडस्ट्री तो बड़ा बड़ा दिखेगा ना, बारीपदा में तो इंडस्ट्री में ऐसे कुछ है नहीं, जो भी देखोगे सारे सर्विसेज वाला ही है। एग्रीकल्चर, ये तुम्हारे स्कूल से जाते ही कुछ दिखता है, ये अंदर कुछ दिखता है। ठीक है, मुर्गी और ये जो सब फिश, ये सब ये में जाता है, एग्री में जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नौकरी किसमें है? सर्विसेज में। अब मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, उससे समझ जाओगे फिर सर्विसेज में कैसे चीजें ये हुआ है। टाटा का लगभग 30 बड़े कंपनीज है, छोटे मोटे मिला के 30 कंपनी है, मान लो नहीं है। इसका अगर 100 रुपया इनकम है टाटा का, तो 62% यानी 62 रुपीस एक कंपनी देता है, और 38 रुपीस एक कंपनी देता है। सर ये 29 कंपनी मिलकर 32 रुपीस देते हैं, और एक कंपनी 62 देता है। Can anybody guess who is that 62? Okay, Tata Steel, how many? Please raise the hand. Okay, now बाकी हैं? टाटा मोटर्स कितने लोग? डाउन। और कोई बोलेगा नहीं टाटा नमक कौन है? टाटा ग्लूकोन, मैं बहुत पीता हूं, वो सबसे ऊपर होगा। कितने लोग? यस, नो आइडिया। 62 रुपीस या 62% इनकम देने वाला कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अकेला 62 देता है, बाकी 29 में तुम्हारा नमक से स्टील तक सारा है। ये 38 में है जो 29 कंपनीज है, तुम्हारा जो नमक से शुरू करके 1mg टाइप जो मेडिसिन सप्लाई कंपनी है, या टाटा स्टील, टाटा मोटर, सारे 29 कंपनीज में। लेकिन सर्विसेज में सबसे नौकरी ज्यादा किसमें है? आईटी सेक्टर में है। TCS है आईटी सेक्टर कंपनी। पहले सबसे बड़ा नौकरी देने वाला दुकान कौन सा था? रेलवे, राइट? अब रेलवे नहीं है, गवर्नमेंट में रेलवे।
बट ओवरऑल रेलवे नहीं है। आईटी सेक्टर में इतने सारे नौकरियां हैं, भर नहीं रहा, कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिल रहे हैं। उन बच्चों को पढ़ाने वाले प्रॉपर टीचर नहीं है। टीचर कोई नहीं पता तो स्टूडेंट्स को कहां से पता चलेगा? सिर्फ तो सबसे ज्यादा नौकरी, सबसे ज्यादा स्कोप पैसे के मामले में, अपने उड़ान भरने के मामले में थोड़ा घुमाते हैं दुनिया मन के। आईटी एक ऐसा चीज है, मैं तुमको लुलुंग से भी 30 किलोमीटर अंदर केबल खींच के अंदर बैठा दूंगा ना, तुम बाहर मत आना अगले 1 साल तक, तब भी तुम वहां बैठ के इनकम कर लोगे। सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ऐसा हो रहा है। मेरा पिछले साल बैच में एक बंदा पास आउट हुआ। वो बंदा पहले से ही बोल दिया, मेरा क्लोज था, बोला सर मैं नौकरी नहीं करूंगा, फादर को ही बोल दिया। आज के तारीख में वो घर बैठे 70-80 हजार कमा रहा है, अपने बेडरूम से बिना निकले। उम्र 21 साल, वेरी पोलाइट, +2 ओनली 52%, जनरल बोर्ड कटक। अपना ये पहले YouTube चैनल बनाया, वहां से 15-20 हजार मंथली कमाया। कब तुम जिस स्टेज में हो उससे पहले क्लास 10 पास करते ही छुट्टी में YouTube बनाया। पूरा +2 के दौरान, 11-12 के दौरान उसको 15-20 हजार रुपया मंथली आता था। ग्रेजुएशन के दौरान थोड़ा आगे बढ़ा, अपना वेबसाइट डेवलप करके दूसरे तरफ बढ़ा। अभी वो घर बैठे 60-70 से 1 लाख के बीच में आराम से कमा रहा है, बिना बेडरूम से निकले, नो ऑफिस, नो फॉर्मेलिटी, नथिंग। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, आईटी का अच्छा खासा स्कोप है। जो लोग फोकस्ड है, नहीं मुझे तो मैकेनिकल में कुछ करना है और मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, अपने आप को पहले नाप लेना। मैं 15 सेकंड में 100 मीटर्स दौड़ता हूँ और दुनिया को बोलता फिरूंगा कि भाई नेक्स्ट बार में मेरे को ओलंपिक में छोड़ो, मैं गोल्ड ला के दिखाऊंगा। अरे तुम तो 15 सेकंड में दौड़ रहे हो, वहां तो 9.6 वाला बैठा है, तुम कैसे गोल्ड लाओगे यार? ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना करो, या तो अपने आप को 9.5 करो या फिर बोलना बंद करो, नहीं तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में पूरा जिंदगी बीत जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत लोगों का ये भी प्रॉब्लम है, गलत एजम्पशन और गलत इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में पाल लेते हो। उसी कंपटीशन में दौड़ो जहां पे कुछ कर सकते हो। अल्टीमेटली रोजी रोटी की बात है, माँ बाप हमेशा पालेंगे नहीं। तो सक्सेस स्टोरी वहां ढूंढो जहां 15 सेकंड में लोग 16 सेकंड में मिल रहे हैं, वहां कंपटीशन में दौड़ो तो फर्स्ट प्राइज पालो। अब मैं फालतू का ढंडोरा पीट रहे हो, मैं कर लूंगा। बहुत बच्चे अपने पेरेंट्स को गलत अंधेरे में रखते हैं, रिजल्ट आते वक्त फिर खराब होता है, पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। बोल लेना मैं इतना % वाला हूँ। अब मैकेनिकल सिविल वगैरह में जाओगे, वहां टॉप 5 ही क्लिक करते हैं, समटाइम्स टॉप 2, क्योंकि वहां नौकरियां कम है, प्लेसमेंट कम आता है, वैकेंसीज कम आता है, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में। अब तुम हो 11वें नंबर वाला खिलाड़ी, अब तुम टॉप 2 में कैसे कम्पीट करोगे मेरे को थोड़ा बताना। या तो एनर्जी बढ़ाओ, टॉप 2 तक जाओ, सेम एनर्जी फील्ड में तुम नहीं पहुंच सकते, सिर्फ दुनिया को अंधेरे में रखोगे, बाद में टाइट फिश। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो, उससे ज्यादा एनर्जी नहीं दे पा रहे हो, देन बेटर गो फॉर आईटी। आईटी में अगर तुम टॉप 30-40 में भी हो 100 से, देन नौकरी मिल जाएगा। कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम पकड़ लो, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज पकड़ लो, अच्छा खासा नौकरी मिल जाएगा, अच्छा खासा पेमेंट मिल जाएगा, जिंदगी सेटल हो जाएगी। बिल्कुल फोकस्ड हो। मैं आईआईटीएन हूँ, आईआईटी में जाऊंगा, मैकेनिकल करूंगा, सिविल करूंगा, केमिकल करूंगा, या मैरीन इंजीनियरिंग करूंगा, या एरोनॉटिक्स करूंगा, मेरा वही पैशन है। बिल्कुल फोकस्ड हो। आपके 50 किलोमीटर दायरे में आपसे ज्यादा फोकस्ड उस सब्जेक्ट में कोई नहीं है, देन गो फॉर इट, ब्लाइंडली गो फॉर इट। अपने आप को पहचानो, ये बहुत जरूरी है।
अपना स्ट्रेंथ वीकनेस जानो, पहचानो और अपना बोलना सीखो, क्योंकि ये एचआर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है प्लेसमेंट में, चाहे बड़े बड़े इंटरव्यूज में। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस। ऐसे ऐसे बंदे देखते हैं ऊपर, यार आज तक तो सोचा ही नहीं स्ट्रेंथ क्या है। ये एचआर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है पर्सनालिटी इंटरव्यू। सोचा है आज तक? किसने सोचा है? सोचा है? सोचना। अभी एग्जाम खत्म कर लो, ब्रेक में सोचना, मतलब +2 वाला जो +2 और +3 के बीच वाला गैप में सोचना। अभी एग्जाम में फोकस करो, वो रूल के साथ, ठीक है? बट ये सोच लेना, याद रखना, ठीक है? अब रिगार्डिंग माय कॉलेज, मैं किस तरह के कॉलेज हूँ, मेरा कॉलेज का नाम है लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज कॉल्ड इन शॉर्ट LIT, प्लेस्ड इन भुवनेश्वर आचार्य विहार। कोर्सेस BCA, BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, BSc ITM ऑनर्स। ट्रैक रिकॉर्ड प्लेसमेंट का अप्रोक्सीमेटली 100%, इस बार 100 से ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैलेंज देके आया हूँ, 100 लड़के 84 लड़के पास आउट होंगे। 84 लड़के को चैलेंज दिया था शुरू में 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, एक ज्यादा 84 लड़के 85 नौकरी। इस बार चैलेंज देके आया हूँ, क्लोज पहुंच गए, मैंने चैलेंज बढ़ा दिया, ठीक है? 6th सेमेस्टर नहीं दिए हम, फाइनल सेमेस्टर ऑलरेडी 60 नौकरियां पकड़ में आ चुका है 84 का। मैं चैलेंज बढ़ा के आया हूँ 7 दिन पहले, मैं बोला 184 100 नौकरी। चैलेंज एक्सेप्ट किया है, देखते हैं। और गर्ल्स अच्छे कर रहे हैं, बॉयज बहुतों का पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं जब किसी का मोबाइल में स्विच करता था ना, बहुत खुश है। सर मैं बहुत खुश हूँ सर, मेरे एब्सेंस में आपने इतना अच्छा किया, पहली बार मैं सुनता था ऐसे। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, अच्छा किया आपने उसका स्विच कर लिया। एक केवंझर का है, उनके मदर इतना गदगद हो गया, मतलब मोबाइल स्विच नहीं किया, पता नहीं क्या कर लिया मैंने। क्योंकि वो सोचते हैं ना कि उनके एब्सेंस में कोई पेरेंट वाला रूल कर रहा है, इसलिए वो खुश होते हैं। गॉट इट? तो पेरेंट्स का आप लोगों से एक उम्मीद है, अपने ऊपर उसको ले लो, सेल्फ डिसिप्लिन कर लो, ईमानदारी अपने साथ कर लो, फिर देखो हर पल तुम खुशी से जियोगे। चाहे आपकी लाइफ में ऐसा कुछ खुशी आए या ना आए, पर एक अजीब सा आनंद, परमानंद टाइप समथिंग रहेगा। खुश रहोगे, अंदर से खुश रहोगे। समझ में आ रहा है? एक होता है किसी ने चॉकलेट दे दिया, चॉकलेट खा लिया, चॉकलेट खाने के 10 मिनट बाद सब खत्म। आज चिकन बना, मटन बना, या कुछ भी आपका फेवरेट चीज बना है, कुछ समथिंग बना है, अरे खुश हो गए, 10 मिनट बाद खत्म। बट ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये एक लंबा दूरी तक आपको सुकून देगा, आनंद देगा, खुशी से एक ऊपर वाला स्टेज, आनंद, संतुष्टि, एक फुलफिलमेंट कर लो, मजा आएगा लाइफ जीने का, वही तो चाहिए। अच्छा, अल्टीमेट गोल क्या है सबके पीछे? ये सारा ताम झाम दुनिया भर का क्या है? हम किसके पीछे भाग रहे हैं सारे? एक ही चीज, हैप्पीनेस। ढूंढ लो सबका लास्ट पॉइंट, हैप्पीनेस। बट काम हम उल्टा कर रहे हैं, दिल्ली जाना है चेन्नई की तरफ भाग रहे हैं। कब पहुंचोगे यार? जिंदगी में नहीं पहुंच सकते। खुशी पाना है तो खुशी की तरफ बढ़ो ना। खुशी की तरफ बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली देखना आ जाएगी, खुशी रास्ते में ही मिलना शुरू हो जाए। अब चेन्नई की तरफ भागोगे तो दिल्ली का बोर्ड ही नहीं दिखाई देगा, तुम सारा चेन्नई का बोर्ड दिखाई देगा। जैसे तुम जा रहे हो ना, जैसे क्लोजनेस होता है, आनंद बढ़ता है ना, हम क्लोज हो गए और थोड़ा पास आ गए, अरे यार 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। होता है ना, किसी डेस्टिनेशन में जाते हो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, अब तुमको दिख रहा है यार कोई बोर्ड नहीं दिख रहा, मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, कितना टेंशन होगा। अरे जा तो रहा हूं मैं, पर यार तुम गलत जा रहे हो ना।
बोर्ड ही नहीं दिखेगा, कंफ्यूजन, टेंशन, जिंदगी इसी में चला जाएगा। टेंशन टेंशन में, बहुत लोग टेंशन में जीते हैं मरते दम तक, देखा है ना आसपास। यही कारण है उनका टेंशन का कारण मैंने तुमको बता दिया इस, क्योंकि दिमाग कुछ बोलता है, काम कुछ बोलता है। एक्टिविटी में आप कुछ और करते हो और सोचते हो मैं ऐसा होगा वैसा होगा, कैसा होगा यार। जैसे बोलते हैं ना, धान अगर तुमको हार्वेस्ट करना है तो चावल बुनोगे तो मतलब सॉरी गेहूं बुनोगे तो फिर धान कैसे आएगा यार। गेहूं बुनोगे तो गेहूं ही आएगा, चना बुनोगे तो चना ही आएगा। अब चना बुनोगे बोलोगे मैं गेहूं काटूंगा, कैसे काटोगे यार। गॉट इट। ये सब चीजें तुमने सुना होगा बट कभी उसको डीपली नहीं सोचा होगा, इसका मीनिंग क्या है डीपली। सबने सुना है, आई कैन गेट, सबने सुना है। As you sow, so you reap, like सबने सुना है। Okay, for time being, again reminding you, वो तीन चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टाइम ब्रेक करके पढ़ना वगैरह वगैरह। 2080